मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है 15 जून की मिडनाइट को। मामला जो है वो वर्चुअली साइन हो गया है। अटैक लॉन्च करने वाला था ईरान। बहुत सारे पैसे बहुत सारे ममालिक के थ्रू ईरान को ट्रांसफर हो चुके होंगे। ट्रम्प ने तो कहा बड़े वाजे तरीके से, अगर हम ना होते तो इसराइल का वजूद ही नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये क्या रियलाइजेशन है ईरान में भी, अमेरिका में भी। स्पॉइलर है, इसराइल स्पॉइलर है। अगर हम लबनान की बात करें और गाजा की बात करें, इन सारे जगहों की बात करें, तो ये सीज फायर का पार्ट है। हर जगह पे इस वक्त जंगबंदी होनी जरूरी है अगर इस मायदे के साथ आगे जाना है। तो ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी शातिर तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू को एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा कर दिया, इस हद तक कि नजर आ जाए पूरी दुनिया को कि बाप कौन है और बेटा कौन है। इसराइल कोशिश कर रहा है शरारत करने की। ऑयल के ऊपर से सैंक्शन हटेंगे तो सस्ता ऑयल तो हर कोई खरीदने की कोशिश करेगा। तो अंदाजन कितने ऑर्डर्स हैं और कहां तक ईरान इन ऑर्डर्स को जो है वो उसको फुलफिल कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो अब डिस्काउंट पे तेल बेचेगा। कोई एस्टीमेट अंदर लगाया गया है, कोई पॉलिसी बनाई गई है कि जैसे ही सैंक्शन हटेंगे तो ईरान की करेंसी कहां पे खड़ी होगी? रियाल की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है, मतलब यूएस डॉलर कम हुआ है, यूएस डॉलर का रेट कम हुआ है। ऐसे अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है कि कम से कम अब एक स्ट्रक्चरल चेंज आए ताल्लुकात के अंदर दोनों ममालिक। देखिए, मुझे नहीं लगता मनोहर साहब स्ट्रक्चरल चेंज कभी भी आ सकता है। इसकी वजह बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारे पास न्यूज़ आ रही है। पहली न्यूज़ जनाब ये आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिका और ईरान के दरमियान में साइन होना था वो 15 जून की मिडनाइट को साइन हो चुका है, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप की और जेडी वेंस साहब की और मोहम्मद बाकिर गालिबाफ जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के ईरानी, और साथ में पाकिस्तानी एक हाई प्रोफाइल जो है वो सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद हैं। और ये खबर दी है अबसार आलम ने तकरीबन पौना घंटे पहले, ये उन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर इस बात का इजहार किया है। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है, कतरी जो रूह रवां हैं या रहनुमा हैं, उन्होंने वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करते हुए कहा कि $1.4 ट्रिलियन की मजीद वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं। और इस वक्त कोई $18 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अब ये $19.4 ट्रिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इस हवाले से जो ईरान के एसेट्स हैं, जो फ्रीज एसेट्स हैं, उनका क्या बनेगा? $300 बिलियन जो रिकन्स्ट्रक्शन के मद में ईरान ने डिमांड की और जेडी वेंस साहब ने कहा कि वो हम देंगे, बल्कि अलाइज देंगे, और गालिबन वो अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और अपनी विश और विल के मुताबिक वो स्पेंड करेंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वो क्या कहानी है? पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो कॉर्पसिस क्लोसम, जो कि एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये एक नर्व है दिमाग के अंदर जो वेस्ट और ईस्ट जो दो स्फीयर्स हैं उनको आपस में जोड़ती है। तो इस नर्व के बगैर जो दिमाग के दो हिस्से हैं वो आपस में जुड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान का जो किरदार है वो कहा जा रहा है कि और ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने में अहम है। और लास्ट बात ये कि बिन गवीर का अब भी ये बयानात ख़तरनाक आ रहे हैं कि जनाब हम जो लेबनान है उसमें सफाया करेंगे घरों का, अपनी सेटलमेंट्स को कायम करेंगे। नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने अपने मौक़िफ़ और अपने नज़रिए से आगाह कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को, इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन IDF ये बाज़ाहिर कहते नज़र आ रही है कि अब लबनान ममनुआ इलाका हो चुका है। बल्कि बिन गवीर को तो अमेरिकन ने वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया है, उन्होंने मियामी में एक शादी में शिरकत करनी थी। इन सारे मामलों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आपकी जाने पहचानी शख्सियत जॉन मोहम्मद साहब, उन्होंने ईरान से हमें ज्वाइन किया है। जॉन हुसैन साहब, पहले तो आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन साहब, फरमाइएगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है 15 जून की मिडनाइट को, या ये सिग्नेचर होंगे और बातचीत तकरीबन तय हो चुकी है? बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। 15 जून की मिडनाइट से मुराद यानी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं, या कल की जो मिडनाइट थी उसके हवाले से? मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की मिडनाइट की बात हो रही है। मुझे आइडिया नहीं है इस बात का कि साइन हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल मुझे कहीं से ये पता चला जब मैंने डिस्कस किया कि ऐसा हो सकता है, यानी जब बातें आ रही थी कि अब मामला जो है वो वर्चुअली साइन हो गया है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यूएस को एंड मोमेंट पे, ताकि यूएस भागे ना अपनी शराइत से और बाद में कोई चीज चेंज ना करे, क्योंकि लेबनान का मामला इतना सीरियस हो गया था कि जब अटैक किया बेरूत के ऊपर परसों, तो उसकी रिटेलिएशन ईरान ने तैयार कर ली थी, मिसाइलें तैयार हो गई थी, सब कुछ तैयार हो गया था और अटैक लॉन्च करने वाला था ईरान। तो उस वक्त ट्रंप की तरफ से ये बात आई, पहुंचाई गई ईरान को कि जी आप बेफिक्र रहें, हम इनको रोकेंगे, और ना सिर्फ रोकेंगे, ईरान ने कहा रोकना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरा कंप्लीट विड्रॉल करवाना है इसराइल से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज जो है ऐड कराई गई MOU के टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली कि लेबनीज सॉवरेंटी जो है वो प्रोटेक्ट होगी और
वहां से ये लोग निकलेंगे, डिसंगेज करेंगे। और दूसरी चीज जो ऐड करवाई गई वो ये ऐड करवाई गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा साइमल्टेनियसली विद द नेवल ब्लॉकेड। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ईरान खोलेगा, और यूएस कह रहा था कि हम चेक करेंगे 30 दिन के लिए। तो ये जो आगे पीछे मीडिया के अंदर जो ये लोग बातें कर रहे थे, तो ईरान ने कहा कि जी अब आपको अगर करना है, सीरियस है, क्योंकि बैरूत के हमले के बाद जो अटैक प्लान किया हुआ था आईआरजीसी ने, वो बहुत खतरनाक, कहा जाता है कि वो बहुत खतरनाक अटैक था। मेरी मालूमात के मुताबिक 10 बजे के बाद मिसाइलें निकलने के लिए तैयार हो गई थी। तो बहरहाल मुझे जो खबर में आया वो ये आया कि हो सकता है कि बिल्कुल अमेरिका को, ताकि वो दोबारा मूव ना करें, ताकि वो अपनी बात पे कायम रहें, इस चीज को जो है वो इंश्योर कराने के लिए हो सकता है कि वर्चुअल सिग्नेचर उसी वक्त ले ली गई हो, ताकि ये जो 2-3 दिन का टाइम है इसके अंदर इनको चेंज करने का कोई भी स्पेस ना मिले, ताकि ईरान में भी जो उनकी अपनी आवाम है उसके साथ भी पब्लिक के अंदर एक डिस्कोर्स जो है उसको चलाया जाए इस पूरी सूरत हाल के हवाले से। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ट्रंप को टाइम मिले कि वो किसी तरीके से इस पूरे मामले को अपनी आवाम को समझाए कि एग्जैक्टली जो डील होने वाली है उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जानी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मुनव्वर साहब मैं भी आपको एक चीज बता देता हूं। आपको अभी नजर आ जाएगा, जब ये मुआहिदा होगा तो उसके बाद आपको ये नजर आ जाएगा, मेरे ख्याल में, ये अगेन स्पेकुलेशन है, मेरे ख्याल में आपको नजर आ जाएगा कि बहुत सारे पैसे बहुत सारे ममालिक के थ्रू ईरान को ट्रांसफर हो चुके होंगे मेरे ख्याल में। और वो अलग होंगे उन पैसों से जो पैसे अलग अरब ममालिक के साथ मुआहिदे ईरान कर रहा है, क्योंकि फ्रोजन एसेट्स रिलीज किए बगैर ये डील आपको साइन होती हुई नजर नहीं आएगी, ये मैं आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं, जबकि मुआहिदे के अंदर जो भी लिखा हुआ हो। लेकिन ईरान ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हमें ये जो फंड्स हैं वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उनकी बिफोर बिफोर द साइनिंग या इमीडिएटली विद साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। ये आपने बिल्कुल बजा बात कही। ये तो पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि 24 बिलियन डॉलर तो फौरन जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज करें। इसके अलावा जो अलग जीसीसी ममालिक का विजिट करना है, मुआहदे हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। एक बड़ी ट्रेड डील की भी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान ईरान के दरमियान में। लेकिन मामला वहीं पे अटका हुआ है। अभी मैं देख रहा था सैयद मोहम्मद मारंडी, जो आपने भी शेयर किया हुआ है, उस हवाले से वो सारा विकिंसन की एक खबर दे रहे हैं, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ट्रम्प का जो फेक सीज फायर है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आज भी 2 फलस्तीनियों को ड्रोन के जरिए टारगेट किया है इसराइल ने। और बिन गवीर कह रहे हैं कि जनाब लेबनान में तो हम सफाया कर देंगे, अपनी सेटलमेंट कर देंगे। नेतन्याहू भी कह रहा है कि मुकालमे के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को मैंने वाजे किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन ईरान और अमेरिका में मौजूद है, बिकॉज ट्रंप ने तो कहा बड़े वाजे तरीके से, अगर हम ना होते तो इसराइल का वजूद ही नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये क्या रियलाइजेशन है ईरान में भी, अमेरिका में भी, कि जनाब ये तो डीरेल करेगा ही करेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा अब। देखिए, गाजा के अंदर आज 4 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, और इसराइली स्ट्राइक्स भी थी उसमें, और 2 इसराइली जो स्ट्राइक्स थी उसकी वजह से, और फिर गन फायर की वजह से 2 और लोग जो है वो शहीद हुए। बात सारी ये है कि यहाँ पे डीरेलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर कहा जाता है कि स्पॉइलर है, इसराइल स्पॉइलर है। ईरान बहुत मेरे ख्याल में बहुत होशियारी से ईरान ने जो है वो काम किया। मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए थोड़ी लंबी बात करना चाहूंगा आपसे। इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये जो ट्रम्प की जो रिलेशनशिप है इसराइल के अंदर जो साथ इनकी रिलेशनशिप है, और ईरान का जो मामला चल रहा है लबनान और गाजा के हवाले से, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि भाई लबनान का क्या हुआ, गाजा का क्या हुआ। देखिए, पहले तो ये बात है कि अगर हम लबनान की बात करें और गाजा की बात करें, इन सारे जगहों की बात करें, तो ये सीज फायर का पार्ट है। ये खातिमुल अंबिया जो कमांडर है, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कह दिया। जो ईरानी कमांडर्स हैं उन्होंने भी कह दिया। जनरल कानी का बयान आया था, उन्होंने भी कह दिया कि जी गाजा, फलस्तीन, लबनान, अब नाम तो बहुत, ऑल ऑल फ्रंट्स का मतलब ऑल फ्रंट्स, मतलब फिर आप यमन को भी इंक्लूड करें, इराक को भी इंक्लूड करें, और जो दूसरे ग्रोह हैं उनको भी इंक्लूड करें, तो हर जगह पे इस वक्त जंगबंदी होनी जरूरी है अगर इस माहदे के साथ आगे जाना है तो। ईरान ने जो काम किया इस वक्त वो ये किया है कि मेरी असेसमेंट है, ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी शातिर तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू को एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, इस हद तक कि नजर आ जाए पूरी दुनिया को कि बाप कौन है और बेटा कौन है। देखिए, यहां पे मुआहदे के अंदर ईरान ने जबरदस्ती, हमें पता है कि इसराइल नहीं सुधरेगा, हमें पता है कि इसराइल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो स्ट्राइक करते रहेंगे जहां उनका दिल चाहेगा, सिवाय उन जगहों के जो कि जाहिर सी बात है एक विजिबली जो कि कह सकें कि नहीं, उसमें एक उन्होंने अग्रेशन की, मतलब एक्सक्यूज के तौर पे वो अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पे जितना कुछ कर सकेंगे, अपने बहाने के तौर पे बर्बरियत और जुल्म वो करने की कोशिश करेंगे। तो ईरान ने एमओयू के अंदर ये चीज एक्सप्लिसिटली लिखवा के
ये गारंटी ले ली है कि अगर कल को इजराइल स्ट्राइक करता है कहीं पे, अभी तो देखें फलस्तीन के अंदर भी हुआ है, लेबनान के अंदर भी सदर्न बॉर्डर के ऊपर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, मेरे ख्याल में चलता रहेगा। लेकिन ईरान के पास अब लेजिटिमेट लेजिटिमेट ग्राउंड्स हैं, एमओयू के अंदर उसने एश्योर करवा दिया है कि ये जवाबी कार्रवाई ईरान कर सकता है। आप शेख नईम का बयान देखें, जो लबनान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं रेजिस्टेंस ग्रुप के, हिजबुल्लाह के, उन्होंने भी ईरान को किस तरीके से कहा कि ईरान जो है वो एक गैरत की और मिसाल है, और मतलब उन्होंने शुक्रिया अदा किया ईरान का। और लबनानी तो बहुत खुश हैं इस वक्त, क्योंकि उनको पता है कि सदर्न महाज के ऊपर, सदर्न लबनान के ऊपर हम जो स्किर्मिशेस हैं, जो छोटी मोटी जो जो इनकी बैक एंड फोर्थ होती है, वो तो हम कर लेंगे। और उनको बड़ा बुरा टाइम भी देखना पड़ रहा है इसराइल के अंदर, जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न इसराइल के अंदर, उनको बहुत बुरा टाइम भी देखना पड़ रहा है वहां पे। असल मकसद हिजबुल्लाह और ईरान दोनों का ये था कि आवाम जो है ना लबनान की, जो जो हिजबुल्लाह की जो दाहिया के इलाके में जो सपोर्ट सपोर्ट है, या फॉर एग्जांपल दूसरी जगहों पे जो सपोर्ट है, और जनरली लबनान की आवाम के अंदर बमबारी ना हो, और बीका वैली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जगहों पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हार्म ना हो। तो लबनान का इशू तो रिजॉल्व हो गया, उस पर कोशिश करता रहेगा इसराइल। लेकिन मुनव्वर साहब, एक चीज जो है वो अब ईरान ने सामने रख दी है कि ट्रंप को या तो इसराइल को फोर्स कराना पड़ेगा कि वो कंप्लाई करे, या तो फुल ऑन जंग के साथ ईरान और इसराइल फिर अकेले जब मैदान के अंदर खड़े होंगे, तो फिर बस इसराइल होगा एक जगह पे, और दूसरी जगह पे ईरान और मजामती ग्रोह होंगे। तो ये चीज, और साथ ही साथ कहते थे ना डिफरेंस है ईरान की आईआरजीसी और लीडरशिप में डिफरेंसेस है, यही डिफरेंस ईरान ने मेरे ख्याल में क्रिएट कर दिया है अब अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की रिलेशनशिप का इसराइल के साथ जो ताल्लुक है उसके साथ। तो बिल्कुल गाजा के ऊपर अगर बमबारी होती है, अगर जारी रहती है, और लेबनान के अंदर अगर जारी रहती है, तो ईरान इसके ऊपर रिटेलिएट अपना राइट समझता है एमओयू के तहत कि उसके ऊपर रिटेलिएट करे। और मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा सब्र का जो है वो मुजाहिरा कर रही है पार्टीज, क्योंकि जाहिर है रिक्वेस्ट की है, मीडिएटर्स ने भी रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा सा वेट करें, इसराइल कोशिश कर रहा है शरारत करने की। तो ईरान रुका हुआ है। लेकिन बहरहाल ईरान ने कह दिया कि अगर ये बड़े स्केल पे होना शुरू होता है, या सिविलियन आबादियों के अंदर आपने मारना शुरू किया किसी को, या आपने बिला वजह जो है वो स्ट्राइक्स करना शुरू किया, किसी वजह के तौर पे भी स्ट्राइक्स किए और उसमें लोग मरे, तो हम जो है आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, या हम आपके साथ रिटेलिएट करेंगे। अच्छा जॉन साहब, ये मैं अभी खबर देख रहा था ईरान ऑब्जर्वर की, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा 147 मिलियन बैरल जो है वो एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है इस वक्त ईरान में, जिसकी मालियत कोई 13 बिलियन डॉलर्स बनती है। ईरानी हुकूमत ये भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा उनको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, बिकॉज ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे तो सस्ता ऑयल तो हर कोई खरीदने की कोशिश करेगा। तो अंदाजन कितने ऑर्डर्स हैं और कहाँ तक ईरान इसे इन ऑर्डर्स को जो है वो उसको फुलफिल कर सकता है? देखिए, ऑयल मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था अलमीजान को, अगर मुझे सही से याद हो, मेरे ख्याल में यही ईरान ऑब्जर्वर ने उसी को कोट किया होगा मेरे ख्याल में। जी। और उन्होंने कहा था कि 147 जी जी 147 मिलियन बैरल्स जो है वो आ गए हैं, इसकी जो ऑर्डर्स हैं वो रिक्वेस्ट हो रहे हैं। अब देखें, इसके अंदर जो ईरान के पास स्टोरेज में ऑयल पड़ा हुआ है वो भी जाहिर है, लेकिन आगे जो ईरान के पास कैपेसिटी है जितना ऑयल प्रोवाइड करने की, वो सारी कैपेसिटी आई थिंक दुनिया अंडरस्टैंड कर रही है कि जो डिमांड की इस वक्त हाई तरीन डिमांड का टाइम है, क्योंकि तेल आपको पता है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से उसके अंदर रुकावट भी रही है, और साथ ही साथ जो एनर्जी नीड्स नहीं पूरी कर पाई जो दुनिया, और जिसमें मुश्किलात पेश आई, तो उसको कवर करने के लिए। और दूसरा पहलू इसके अंदर ये है कि मुनव्वर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुल्क अब रियलाइज कर रहे हैं कि हमें अपने स्टॉक पाइल्स को फुल करना होगा, अपने तेल के जखायर को फुल करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से डिमांड का एक बहुत जबरदस्त पुश नजर आ रहा है, क्योंकि सारे ममालिक देख रहे हैं कि अगर इन 60 दिनों में कोई भी मामला हुआ ऐसा जिसकी वजह से फुल फ्लेज वॉर की तरफ दोबारा कहानी चली गई, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड, ईरानी ऑयल चीप तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो अब डिस्काउंट पे तेल बेचेगा, सिवाय कुछ ममालिक के। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ इन्होंने एक प्रेफरेंशियल जो है वो ट्रीटमेंट रखा हुआ है, और कुछ ममालिक के साथ मेरे ख्याल में सस्ते में जो है वो तेल बेचने के लिए राजी होगा, वरना आम आलमी मंडी में आम जो रेट चलता है उसी के ऊपर डिलीवर होगा। इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि ईरान से तेल खरीदने की, क्योंकि सैंक्शंस हटने की एक्सपेक्टेशन है, तो ईरान से तेल खरीदने की एश्योरिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्यों? अगर दूसरे ममालिक गल्फ में जिनके साथ जिनकी जिनकी ऑयल फैसिलिटीज हैं, प्रोडक्शन है, अगर उनसे मुआहदा किया जाता है ऑयल खरीदने का, और फ्यूचर में जाके ईरान के साथ जंग हो जाती है या कोई ऐसा मामला हो जाता है, तो सारी जो कंपनीज हैं उनको भी पता है कि वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, वो जो कंपनीज हैं ऑयल की, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी तेल को, क्योंकि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, या तो जो रिफाइनरी के प्लांट्स होंगे उनके ऊपर हिट हो जाएगा। तो ईरान को एज अ क्रेडिबल प्रोवाइडर देखा जा रहा है ऑयल का,
प्रेफरेंशियल बेसिस पे सेम सेम रेट पे भी एज अ क्रेडिबल प्रोवाइडर देखा जा रहा है। और आलमी मंडी में ये चीज होती है या नहीं होती आगे जब सैंक्शन हटनेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो है वो लग रहा है कि ऑयल रिलेटेड सैंक्शन सबसे पहले हटेंगी ईरान के ऊपर से। जैसे ही ये मुआहिदा होगा आप देखेंगे कि ऑयल की जो है वो एग्जेम्पशन फौरन ट्रम्प कहेगा कि जी मैं जो है वो ऑयल एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ ईरान को। तो बिल्कुल आपको नजर आएगा कि ममालिक जो है खरीदेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए कि उनके तेल जो रोके जा रहे थे, जहाज उनके जलाए जा रहे थे इतने सालों से, उनको जो है वो अब रेड कारपेट की तरह से जो है वो निकाला जाएगा हुर्मुज से और पहुंचाया अच्छा। जाएगा। अच्छा जॉन हुसैन साहब, एक कोई एस्टिमेट अंदर लगाया गया है, कोई पॉलिसी बनाई गई है कि जैसे ही सैंक्शंस हटेंगे तो ईरान की करेंसी कहाँ पे खड़ी होगी, इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी होगी, इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। देखें करेंसी तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो आज 3% गिरी, कल 5% गिरी, और 12% टोटल चेंज आया ईरान की रियाल के अंदर। मतलब उसकी जो कुवत है, ईरान की जो रियाल की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है। मतलब यूएस डॉलर कम हुआ है, यूएस डॉलर का रेट कम हुआ है। तो इकोनॉमिकली हालात इस हवाले से, करेंसी के हवाले से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं ऑलरेडी। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिकली क्या इन्होंने मेजर्स रखे हुए हैं। बजट एंड प्लानिंग जो ईरान के जो डिपार्टमेंट है उसने आई थिंक जो एक एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक शॉर्ट टर्म प्लान है, वो बनाया हुआ है दोनों चीजों के लिए। कुछ दिनों में आई थिंक सामने आ जाएगा उसकी डिटेल्स। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली उसके अंदर खैर बहरहाल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जिनके ऊपर ईरान काम करेगा। रिकंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ईरान ने प्लान्स बनाए हुए हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले जाएंगे तमाम ममालिक के लिए, सिवाय उनके जो दुश्मन ममालिक हैं उनके अलावा तमाम ममालिक के लिए जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो जोन्स हैं उनके उनके अंदर उनको आई थिंक फैसिलिटेट किया जाएगा। कुछ इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनके अंदर उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, और कुछ नए सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग एनर्जी सेक्टर जिसके अंदर इजाजत दी जाएगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सके विद स्टेट कोऑपरेशन ऑफ कोर्स। अच्छा जॉन हुसैन साहब, आपको लगता है कोई स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान में? बिकॉज इस्लामाबाद जो अप्रैल में बातचीत हुई थी उसमें जेडी वैंस साहब और जो मोहम्मद बाकिर गालिबाफ साहब थे उन्होंने हाथ भी मिलाया, गुफ्तगू भी की। आपको लगता है कि ये जो रियलाइजेशन है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ ट्रम्प साहब जहाँ पे उन्होंने नुकसान दिया है, अनकन्वेंशनल लीडर हैं, तो क्या ऐसे अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है कि कम अज कम अब एक स्ट्रक्चरल चेंज आए ताल्लुकात के अंदर दोनों ममालिक में? देखिए मुझे नहीं लगता मनोहर साहब स्ट्रक्चरल चेंज कभी भी आ सकता है। इसकी वजह बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि कोई अगर लीडर यहाँ पे दोस्ती करता है अमेरिका के साथ, तो आवाम उसके खिलाफ बहुत बुरा रद्द-ए-अमल जो है वो देगी। और क्यों क्यों इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आयतुल्लाह खामनाई को इन्होंने शहीद किया, इसी अवाम को इन्होंने 47 ईयर्स तक सैंक्शंस में रखा, इसी अवाम के जो लीडरान हैं और जो इनके सिविलियंस हैं उनको मारा और शहीद किया। तो आई थिंक ये लोग जो हैं वो लोग नहीं होने देंगे। भले अंदर अगर कोई चाहता भी हो सियासतदान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ताल्लुकात अच्छे कभी भी नहीं हो सकते। जहां तक डॉक्टर कालीबाफ की बात रही कि उन्होंने हाथ मिलाया या तस्वीर खिंचवाई या जो भी किया, मुझे नहीं लगता कि ये बातें सच है। मुझे यहाँ ईरान में तो कोई ऐसी बात नहीं आई, वहाँ वेस्टर्न मीडिया से या इजरायली मीडिया से आई हो तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो डॉक्टर कालीबाफ जिनके लोगों को यहाँ पे मारा गया और जिनके साथ वही एक्सपीरियंसेस हुए जो दूसरों के साथ हुए ईरानियों के साथ, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर कालीबाफ जो कि बाय द वे आईआरजीसी के वो बड़े अहम जो है वो मेंबर रहे हैं, उनमें उन्होंने फौजी रहे हैं, ही इज अ सोल्जर। और तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो हाथ मिलाएंगे जेडी वैंस के साथ या किसी और के साथ। एंड मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रक्चरली कोई चेंज हुई है ताल्लुकात अमेरिका और ईरान के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप। बहरहाल चेंज जरूर इस हद तक हुए हैं, चेंज दूसरी तरीके से हुए हैं और स्ट्रेटेजिकली हुए हैं। कैसे स्ट्रेटेजिकली हुए हैं चेंज? स्ट्रेटेजिकली चेंज इस तरीके से हुए हैं कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान को एक बहुत ही वीक पोजीशन में देखता था कि जी इनको तो हम आएंगे, इनके ऊपर अटैक करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ईरान ने ना सिर्फ ये प्रूव किया कि आप आएंगे और आप मारेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जवाब ना मिले और बुरी तरीके से मारना पड़े, बल्कि एट द सेम टाइम इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, जो पहले इसराइल आपने देखा कि पहले जो लबनान के ऊपर बमबारी करता था बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के, पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसराइल को भी पता चल गया कि भाई मैं अगर किसी को मारूंगा ईरान के एलाय को तो ईरान मुझे मारेगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है इन द स्ट्रक्चरल डायनामिक्स ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल। तो अब वो जमाना गया जब मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जहां दिल चाहे सोचे बगैर वहां पे अटैक कर दे, या इसराइल जहां दिल चाहे सोचे बगैर अटैक कर दे।
मेरा ख्याल है ये आईडीएफ ने इसलिए अपने रहनुमाओं को बताया है, स्पेशली बिन गवीर को, कि अब ये यस। नो गो एरिया है आईडीएफ के लिए, लेबनान, सदर्न लेबनान। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है जोन साहब, आपको लगता है कि ईरान में एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने को जा रहा है? बिकॉज जो पिछली दफा वीडियो में आपने जो हमें दिखाया, जिस वक्त लोग जमा थे चौक के ऊपर 8 से 3 बजे तक, उसमें लिबरल्स यानी बड़े मॉडरेट किस्म के लोग वो भी शामिल थे। तो आपको लगता है नया सोशल ऑर्डर इस वक्त तश्कील पा रहा है? इसके साथ साथ के नया रीजनल ऑर्डर भी फॉर्मेटिव फेज में है और ईरानी फॉरेन पॉलिसी भी रीडायरेक्ट हो रही है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, और मैं इसको अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक आपको तो पता ही है, जो कि एक मुआहदा है, एक हाइपोथेटिकल मुआहदा है अवाम और गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट के बीच में, कि जी हम आपका ख्याल रखेंगे, आप इन एक्सचेंज हमारी कुछ बातें माने। अब दो तीन इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हैं। फॉर एग्जांपल हॉब्स कहता है कि जी आपको स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी गारंटी करेगा और सिक्योरिटी गारंटी करेगा, बाकी जो है आपने सारी बातें माननी है स्टेट की। लॉक कहता है कि नहीं जी, आपने प्रोग्रेस, स्टेट की जिम्मेदारी है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जैसे टू ट्रीटीसीज ऑफ गवर्नमेंट में वो कहता है कि आपने ये लिबर्टीज जो है, सेंट्रल लिबर्टीज प्रोटेक्ट करनी है, और स्टेट अगर सक्सेसफुल नहीं होता, आपको तो पता ही है मुनव्वर साहब, आप तो डॉक्टर हैं आपके नाजरीन के लिए आपको ही जी जी बताना, जी। एक्सप्लेन करना ज्यादा वो है, लेकिन नहीं नहीं, बहरहाल क्योंकि मैं गेस्ट पे मैं बता रहा हूँ, माजरत, अच्छा कर रहे हैं बेहतर आप, आप अच्छा। जानते हैं। जी। बट लॉ की भी वो है, इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए ईरान के अंदर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो 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 जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, वो रूसो या लॉक या हॉब्स या किसी भी अंडरस्टैंडिंग से मुख्तलिफ है। हम्म। ईरान की अवाम एक्सपेक्ट करती है कि ईरान की हुकूमत और ईरान की स्टेट जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं और जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स हैं, उनको गारंटी करेगी, विद ऑफ कोर्स बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड विद ऑफ कोर्स लाइफ, जो जिंदगी है उसके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर चेंज आया है, अवाम की एक्सपेक्टेशन के अंदर बुनियादी तौर पर मुझे नहीं लगता कि चेंज आया है, क्योंकि पहले भी ईरान की अवाम जब 47 साल सैंक्शन सह रही थी अवाम, तब भी वो ये उसी इसी उम्मीद में सह रही थी कि जी ठीक है, एक इम्प्लाइड उसके अंदर जो है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे रही थी कि ठीक है हम आपके साथ राजी हैं, हम सहने को तैयार हैं, आप हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ना, आप जो है वो गाजा को नहीं छोड़ना, आप जो है वो किसी और मजामती गिरोह का सपोर्ट नहीं छोड़ना, और जो रेवोल्यूशनरी सोच है, एंटी इंपीरियल, एंटी इसराइल, जो एंटी जायनिस्ट सोच है, उसको आप बरकरार रखें। तो आई थिंक ये मेंटेन रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान की आवाम के अंदर एक नया जिसे कहते हैं ना, नया जोश या नया उनके अंदर जज्बा आ गया है, नई एक फिक्र जो है वो आ गई है कि ईरान जो इतने सालों तक बंद था, ईरान जो इतने सालों तक जुल्म में था, इंटरनेशनल ऑर्डर में उस ईरान की जो अहमियत है, और इंटरनेशनल जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, वहां तो बहरहाल सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो इंटरनेशनली मेरा नहीं ख्याल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंटरनेशनली जो ये स्टेट ऑफ नेचर है ना, ये लॉ ऑफ द जंगल जो बना हुआ है, इसके अंदर ईरान एक सिक्योरिटी पैरामीटर फराम कर सकता है उन ममालिक को जो अमेरिका से तंग है। तो मेरे ख्याल में ईरान जो है वो एक एज अ लीडर एक उभर रहा है, और अवाम की ये रियलाइजेशन है, और लीडरान की भी मेरे ख्याल में यही रियलाइजेशन, और आप देखेंगे कि ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, कुछ ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, क्योंकि मुल्क जो है वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से साथ आना पड़ेगा, अगर क्योंकि अमेरिका जो है उसका सूरज अब डूब चुका है। बिल्कुल ईरान ने रिप्लेस नहीं किया, जाहिर सी बात है, अमेरिका को, ये तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट इन द मिडिल ईस्ट और इन द रीजन जो है, या अमेरिका से सिक्योरिटी पाने के लिए, आई थिंक ईरान जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है एज अ गारंटर फॉर एटलीस्ट दो स्टेट्स उन ममालिक के लिए जो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे। जॉन हुसैन साहब, आखिरी सवाल पाकिस्तान के हवाले से, कॉप्सिस कुलेसम, ये वो किरदार है पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के दरमियान में। मैं देख रहा था कल एक बहुत अच्छा नगमा भी पाकिस्तान के लिए बनाया गया ईरान के अंदर, ARY और दूसरे मीडिया चैनल्स उसे चला रहे थे। तो कैसे देखते हैं पाकिस्तानी किरदार को इस सारे मामले में, और इससे तब्दीली क्या रूनुमा होगी खित्ते में? देखें, जाहिर मेरे ख्याल में तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ही है जिसकी जिसकी वजह से MOU हो रहा है, मतलब कि ये दो फरीकैन आपस में आके बैठ रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जो ईरान ने जो प्रेसिडेंट सेट किया, अमेरिका को ये दिखाया कि जी तुम्हें हम मार भी सकते हैं, हम गिरा भी सकते हैं, मिसाइलें भी दाग सकते हैं, ड्रोन भी दाग सकते हैं, तो तुम आओ और बैठ के हमारी डिमांड्स मानो। तो आई थिंक इसमें पाकिस्तान का एक बड़ा जो सालिसी का किरदार है वो रिकग्नाइज्ड है, ना सिर्फ
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब तो मेरे ख्याल में कतर का भी रोल रिकग्नाइज करना चाहिए। यस। यस। दो यस। ममालिक ने काफी काम किया। कतर ने एंड दिनों जी में हाँ। जी हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ की हैं। और मेरे ख्याल में ये दुनिया के सामने एक जो पाकिस्तान का रोल है, वो पाकिस्तान की अपनी खुद की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, वो तो मेरे ख्याल में पहले ही जब इस्लामाबाद में पहली दफा वो बैठे थे तभी चेंज हो गई थी। तो मेरे ख्याल में उसकी कंटिन्यूएशन ही है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने दो फरीकैन को, अमेरिका जैसी ताकत को जो है वो ईरान के सामने लाके जो है वो झुका दिया। क्योंकि जाहिर है हारा ईरान, जंग तो नहीं ईरान हारा, तो ईरान तो जंग जीता है। तो पाकिस्तान ने उस जीत को आगे ट्रांसलेट करवाया है दुनिया के और अमेरिका के, मेरे ख्याल में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। एंड आई थिंक आगे हमें ट्रेड डील्स मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में होंगी, मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा। मेरी उम्मीद है, देखें जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अवाम को तो उसका मिलना चाहिए, जो एफर्ट पाकिस्तान ने की है उसका रिटर्न मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर सैंक्शंस हटे या ना हटे। क्योंकि देखें ना, सैंक्शंस तो हट रही है तो सबके लिए हट रही हैं, फिर तो सब कोई ट्रेड, हर कोई ट्रेड कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि अमेरिका को कहे कि जी देखो, यहाँ पे आपकी भी सुलह करा ली है हमने, और आप हमारे जो है जो भी सैंक्शंस वगैरह हैं उनसे आपने दूर रहना है। हम ईरान के साथ तिजारत भी करेंगे, हम ईरान के साथ जो चीजें हैं हमारी जो हमें करनी है वो हम करेंगे। क्योंकि जाहिर है एक बड़ा, एक अमेरिका अमेरिका के लिए एक बड़ा फेवर भी है ये, जाहिर है ईरान के लिए भी एक अच्छी अच्छी चीज है और फेवर है। लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फेवर है कि पाकिस्तान ने ये काम करवाया, क्योंकि हम सबको पता है कि कितनी शिद्दत से जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, फेस सेविंग लेने की कोशिश कर रहा था इस सारे मामले से। लेकिन अल्टीमेटली फायदा दोनों का है, ईरान का भी फायदा किया है, जाहिर सी बात है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है डिप्लोमेटिक ग्लोबल लेवल के ऊपर। जॉन हुसैन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जॉन हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी डायनामिक होती है, और जो आज है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी हो। कल के दुश्मन आज के दोस्त भी हो सकते हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही वही तब्दीलियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। कल तक पाकिस्तान का जो तासुर था वो क्या था, और आज तासुर क्या है। सवाल वही पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो इतनी कुर्बानियाँ और इतनी एफ़र्ट्स हैं, जिसमें कतर भी बिलाशुबा, और सऊदी अरब और तुर्की, उनका भी अपनी जगह पे एक किरदार है, वो क्या ट्रांसलेट होगा पाकिस्तान के फ़ायदे में, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डिविडेंड्स की सूरत में। आसार कुछ नमूदार हो रहे हैं, बेहतरी की अच्छी खबरें हैं ईरान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। ईरान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल, ईरान सिक्योर, पाकिस्तान सिक्योर, और पाकिस्तान खुशहाल और सिक्योर, खित्ता खुशहाल और सिक्योर। अब अपने कमेंट से नवाजिएगा। जॉन हुसैन साहब और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।